हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड को। और बजाज फिनसर्व को सिलेक्ट करने का जो आज रीजन है ना, वो बहुत ही अच्छा रीजन है। और जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें मतलब मजा आएगा आज की आपको वीडियो देख के ना। जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस शेयर में, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये एक बहुत ही अच्छी वैल्यू बाइंग भी है और स्टॉक चलना भी शुरू हुआ है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो बिग साइज अपॉर्चुनिटी है और कुछ चीजें हमें फ्री मिल रही हैं इसमें। आप इस तरह की एक चीज देखोगे तो जैसे हम हमेशा से बात करते हैं कि सबसे पहले बिजनेस देखते हैं, फिर हम उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा देखते हैं, उसके बाद में हम चार्ट के ऊपर जाते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूं। और एक और पॉइंट है कि अपना ड्यू डिलिजेंस साथ में कर लेना, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। मेरा पर्पस यहां पर सारे फैक्ट सामने लाकर रखना है, डिसीजन आपका ही है। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी किस किस बिजनेस में है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कंपनी की प्रेजेंटेशन कंपनी ने बनाई हुई है बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पर, ये अवेलेबल है। तो इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको देखते हैं। तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड आप यहां पर देख सकते हो कि इन्होंने यहां पर दिखाया हुआ है कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है वो तीन कंपनीज में हिस्सेदारी है। सबसे पहले बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें 52.82% इनका होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है। यानी कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें 52.82% हिस्सेदारी है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये भी बजाज फिनसर्व की ही कंपनी है, जिसमें 74% हिस्सेदारी है। और बजाज फाइनेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें भी 74% हिस्सेदारी है, जो कि इसी की कंपनी है। तो बजाज फिनसर्व बेसिकली तीन बिजनेस में है, एक बजाज फाइनेंस लिमिटेड, एक बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और एक बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और बजाज फाइनेंस का बिजनेस अगेन दो हिस्सों में बटा हुआ है। बेसिकली तीन में है कि एक अपना इसका कंज्यूमर फाइनेंस है, और एक इसका बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, और एक ये बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड में भी है, जो कि ये ब्रोकिंग में आ चुके हैं। ये पहले से भी थे, तो बहुत ज्यादा इनका मार्केट में शेयर नहीं है इस चीज को लेकर, लेकिन बिजनेस है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए। तो बजाज फिनसर्व का हमने पूरा बिजनेस समझ लिया कि बजाज फाइनेंस, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस और बजाज फाइनेंस का बिजनेस फिर फर्दर भी है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक चीज कैलकुलेशन समझने वाली बात है कि जो बजाज फाइनेंस में 52.82% हिस्सेदारी है और बजाज फिनसर्व की, तो इसकी वैल्यूएशन हमारी आती कितनी है। तो बजाज फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कितने करोड़ की कंपनी है, एक बार हम देख लेते हैं बजाज फाइनेंस के डेटा को लेकर। तो 1,97,000 करोड़ की हिस्सेदारी है, यानी कि मोटा मोटा 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है बजाज फाइनेंस की। और बजाज फाइनेंस की 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप में 50% से ज्यादा बजाज फिनसर्व के पास है, यानी कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की होल्डिंग बजाज फिनसर्व के पास है, बजाज फाइनेंस की। और बजाज फिनसर्व की अगर मार्केट कैप की बात करें तो 93,000 करोड़ की है। इसका मतलब यह हुआ बजाज फिनसर्व के पास 1 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बजाज फाइनेंस के हैं, और कंपनी अपने आप में सिर्फ 93,000 करोड़ की अवेलेबल है। यानी कि जितने की बजाज फाइनेंस पूरी अवेलेबल है ना, उससे कम में बजाज फिनसर्व मिल जाती है हिस्सेदारी के हिसाब से। देखो फिर से मैं समझा देता हूं कि 1,97,000 करोड़ में से 52% हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व के पास है, जो कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा बैठती है। और पूरी कंपनी बजाज फिनसर्व 93,000 करोड़ की मिलती है, यानी कि बजाज फाइनेंस पूरी कंपनी भी आ जाएगी और पैसे भी कम देने पड़ेंगे। और साथ में जो मजेदार बात है ना, वो ये है कि बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सर ये फ्री में मिल रही हैं, इनकी कोई वैल्यूएशन आ ही नहीं रही है। तो इस तरह का जो गैप है ना, ये गैप लंबे टाइम तक अवेलेबल रहता नहीं है मार्केट में, और ये गैप फिल होते हैं, और ये गैप एक ही तरीके से फिल होते हैं, शेयर प्राइस का ऊपर जाकर। तो ये एक वंस इन ए लाइफ टाइम जो अच्छी बड़ी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जो रेयरली अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको खरीदो और अगले 2-3 साल के लिए छोड़ दो, पैसा कहीं गुना होगा, ये वो वाली अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि इसमें जो मोटा मोटा बिजनेस में एक बहुत बड़ा गैप अवेलेबल है जो हमारे फेवर में है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है सर?
देखो जब मार्केट, इस शेयर मार्केट की जो सबसे अच्छी बात है ना वो यही है कि यहां पर अपॉर्चुनिटीज इतने बड़े साइज में समटाइम्स मिल जाती हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि यार ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन ऐसे हो जाता है। ये अपॉर्चुनिटी लंबे टाइम तक चलती नहीं है और फाइनली ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है, क्योंकि हम या तो इन्वेस्ट नहीं करते या शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है, बात एक ही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं इनके डेटा पर, बजाज फिनसर्व के। तो बजाज फिनसर्व के डेटा में आरओसी मैं यहां पर नहीं देखूंगा, क्योंकि ये एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी के केस में हम आरओसी को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेट है वो इनके लिए डेट नहीं होता, वो इनके लिए इन्वेंट्री होती है। उसी डेट के बेस पर ये आगे काम करते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग यहां पर 60.9% है, जो कि बहुत अच्छी है। डेट इक्विटी रेशियो अगेन नहीं देखेंगे, क्योंकि एनबीएफसी है, इनके लिए डेट नहीं है, इनके लिए एज इन्वेंट्री काम करता है। आरओई की बात करें तो वो बहुत अच्छी है, 21.8%। एनबीएफसी के लिए 21.8% मींस 20% से ज्यादा की आरओई बहुत सुपर्ब होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स में अगर हम जाएं तो प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा चलते हैं, तो इनकी रेवेन्यू 378 करोड़ से बढ़ते हुए 56,000 करोड़ तक पहुंच गई है पिछले 10 सालों में। इतनी हाई ग्रोथ देखने को जल्दी से नहीं मिलती है जो ये ग्रोथ है। और ग्रोथ का आप स्पीड देखो, 378 से 982 करोड़, फिर 2400 करोड़, 2700 करोड़, फिर 8000 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ 6000 करोड़, फिर 11000 करोड़, 20000 करोड़, 24000, 32000, 42, 54, 56। अमेजिंग ग्रोथ है। और सिर्फ ये रेवेन्यू की ग्रोथ नहीं है, नेट प्रॉफिट में भी ऐसी ही ग्रोथ है। 71 करोड़ से 71 करोड़ से स्टार्ट होकर ये 3700 करोड़ तक पहुंच गई है ग्रोथ, जो कि सुपर्ब है, अमेजिंग ग्रोथ है ये, अमेजिंग ग्रोथ। अब ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल का। अगर हम क्वार्टरली भी बात करें ना, तो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उसमें रेवेन्यू लाइफ टाइम हाई है। रेवेन्यू लाइफ टाइम हाई नहीं है, दिसंबर में इससे ज्यादा थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो 12,272 करोड़ से जंप करके ये 14,190 करोड़ हो गई है। और जो हमारा जून क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 1215 करोड़, ये हमारा आज तक के पिछले 10-12 क्वार्टर का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। तो यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस पेंडेमिक के टाइम में भी कंपनी ने कितना सुपर्ब बाउंस बैक किया है नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर। मार्च क्वार्टर में इनका रिजल्ट बेकार आया था, जिसकी वजह से शेयर प्राइस ने बहुत ज्यादा डीप डाउन गया था, लेकिन जो इसका कमबैक आया है ना, मींस हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, ये अमेजिंग है। और अमेजिंग चीजें मतलब अगर नेट प्रॉफिट हमारा 1215 करोड़ जो हाईएस्ट एवर है, और अगर शेयर प्राइस पे अगर हम पहुंच जाएं और शेयर प्राइस भी हमारा हाईएस्ट एवर पे पहुंच जाता है, जो कि हमारा 10,000 के आसपास होगा, क्योंकि 9,900 कुछ का हमारा प्राइस था, 9,950 का 10,000 ही है। तो करंट प्राइस जो 6100 करोड़ है ना, अगर 6100 करोड़ से बढ़ के अगर ये 10,000 पहुंच जाता है, तो यहां से ये ग्रोथ हमारी 60% से भी ज्यादा की ग्रोथ है। और 60% से ज्यादा की ग्रोथ मैं तो कहता हूं 6-7 महीने में आ जाती है, तो 60% बनता है। कहता हूं एक साल में भी आ जाती है ना, ये वापस से लाइफ टाइम हाई अगर ये अचीव करता है, तो 60% से ज्यादा की ग्रोथ हमारी अगर एक साल में आती है, सिंगल ट्रेड है। मैं हमेशा कहता हूं कि 25-30% साल का बन जाए बहुत अच्छा है, 40% बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। यहां तो सीधा सीधा एक साल में 60% का पूरा पूरा मुनाफे की सामने चीजें खड़ी हैं। और मेरे हिसाब से इसमें एक साल लगेगा नहीं, क्योंकि जब इस तरह से बाउंस बैक आता है ना बिजनेस में और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर आता है, तो हाईएस्ट एवर प्राइस पहुंचने में टाइम नहीं लगता। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि जो इनके बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस में बजाज फाइनेंस के बिजनेस को अगर थोड़ा सा हम डिम माने भी कि शायद थोड़ा सा यहां पर कम हुआ होगा, लेकिन बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस जो कि हेल्थ इंश्योरेंस में है, ये हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि इस पेंडेमिक में सबको एक चीज समझ में आ गई है कि चलो कोरोना नहीं हुआ फैमिली में, भगवान ने बचा लिया, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सब सेफ रहें। लेकिन अगर बाई चांस किसी को हो जाता तो 10-12 लाख रुपए पॉकेट से कब निकल जाते पता भी नहीं चलता। तो उस डर से जो ये रिस्क अभी नजर आया है ना पूरे 140 करोड़ लोगों को, ये चीजें ना ये हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत बड़ा बूस्ट देने वाली है। और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस में उतना आगे नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस में इनकी मार्केट में काफी अच्छी पकड़ है। तो यहां बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है और बजाज फाइनेंस भी ग्रो होने ही वाला है, क्योंकि
ये इसकी ग्रोथ की साइकिल ही ऐसी है, इन्होंने कभी मुड़ के देखा ही नहीं है। अगर बजाज फाइनेंस की भी बात करें, बजाज फाइनेंस को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 52% हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व की बजाज फाइनेंस में है, तो उसका बिजनेस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर उसकी भी हम बात कर लें एक बार ग्रोथ की, तो 5,300 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ती हुई 27,000 करोड़ हो गई है और नेट प्रॉफिट 898 करोड़ से बढ़ के 5,000 करोड़ हो गया है। 5 गुना नेट प्रॉफिट 5 साल में बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं दे पाती और ये ग्रोथ ऐसी ही चलने वाली है। तो ये एक अमेजिंग बिजनेस है, अमेजिंग होल्डिंग है और मतलब सारी चीजें सुपर्ब हैं यार। अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो सितंबर 2017 से लेकर 58.35% से बढ़कर प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ के 60.80% हो गई है। एफआईआई ऑलमोस्ट सेम रहा है, डीआईआई ऑलमोस्ट सेम रहा है। पब्लिक के पास से 3% हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास पहुंच गई है। और अगर पब्लिक की भी बात करें तो पब्लिक में भी कुछ हिस्सेदारी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ऐसी बात नहीं है कि सारी की सारे रिटेलर्स के पास ही है, क्योंकि एचएनआईज के पास इसकी हिस्सेदारी है जो होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो ना कि प्रमोटर्स हैं, ना एफआईआई है, ना डीआईआई है। जैसे ही एग्जांपल यहां पर दो नजर भी आ रहे हैं हमें, तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। 60% हिस्सेदारी साफ साफ 60% हिस्सेदारी बोल रहा हूं, 60% का नेट प्रॉफिट यहां साफ साफ नजर आता है। आई एम ए बायर इन दैट शेयर। 60% का हिसाब किताब है और जिस तरह से इसने आज थोड़ी सी वॉल्यूम बनाकर इस पूरी रेंज से यहां से निकलने की कोशिश की है ना, और यहां पर एक और पैरामीटर अपना मैच होता है जो मैं कहता हूं काफी वीडियोस में कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे 50 दिन का मूविंग एवरेज और उसके नीचे 20 दिन का मूविंग एवरेज और उसके नीचे प्राइस। तो ये प्राइस कल तक उसके नीचे ही था और आज ये अच्छी बात है कि पिछले 7, 8, 10 दिन का जो कंसोलिडेशन है ना, वो इसने एक ही दिन में ऊपर की तरफ को कवर कर दिया। इसको रेंज एनगल्फिंग कहते हैं और जो कि बहुत अच्छा होता है, यानी कि यहां से शेयर चलने के लिए भी तैयार हो गया है। तो मैं बुलिश हूं इसमें। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके पोजीशन बनाकर देख सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा अगर ले रहे हो ना तो इसको या तो लाइफ टाइम हाई पे बेचना या फिर अगले 2-3 साल में बेचना है। यहां पर मोटे पैसे बनने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लेना अगर इस तरह की वीडियोस को आगे भी देखते रहना है, क्योंकि आपका प्यार भी चाहिए मुझे नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। कीप ऑन वॉचिंग and have a happy investing, have a happy trading. I am Vivek Singhal from tradingwithvivek.com. Thank you so much.